तकरीबन साल के पहले की एक बात है। एक नन्ही सी लड़की, चुलबुली सी लड़की, 5.5 साल की, बहुत मस्ती करती और एक दिन वो बीमार पड़ गई। वो भी एक वायरस था। उसका नाम है एंसेफेलाइटिस, जो एक ब्रेन फीवर है। कई लाखों बच्चे की जान ले चुकी है एंसेफेलाइटिस हमारे देश में। ये नन्ही सी बच्ची भी बीमार हुई, फिर कोमा में गई और 1 महीने के बाद उठी तो पाया कि आंखों को खो चुकी थी, आवाज भी गया था और चल भी नहीं पा रही। ऐसी वो लड़की बड़ी हुई और फिर सॉफ्टवेयर में 34 साल, 34 इयर्स, साथ साथ में वॉलंटियरिंग में 23 साल, 23 इयर्स बिताए। पर ताज्जुब की बात यह है कि ये जो संघर्ष उन्होंने किया, ये उस टाइम पे किया जब इंक्लूजन या समावेश के बारे में हमने ज्यादा। तो आज के हमारे जो गेस्ट टीजीवी हिंदी में है वो है शर्मिला दिवाटिया, जिसकी मैंने आपको एक जिंदगी की छोटी सी कहानी बताई थी। कहानी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और आज शर्मिला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये है द गाइडिंग वॉइस का हिंदी पॉडकास्ट सीरीज, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूँ सुचरिता करी, सुचा, अगर आपको मेरा नाम बहुत लंबा लगे। वैसे तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अपना खुद का बिजनेस करती हूँ। से मैं जुड़ी हूँ क्योंकि मुझे भी दुनिया को कुछ बेहतर बनाने में ये मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। हम कुछ मूल्यवान बातें करते हैं इधर, जिससे कि मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में या करियर में कुछ तो फर्क जरूर पड़ेगा। ये हमारा वादा है। टीजीवी में आपका स्वागत है शर्मिला जी। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you, Sucha. And it's an honor. It's always an honor and a pleasure to meet you, whether online or offline. थैंक यू शर्मिला। ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं आज सुचा के साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। धन्यवाद शर्मिला, आप हमारे साथ जुड़े हो। तो शर्मिला, मैं आपको शर्मिला ही कहूंगी क्योंकि आप मेरे दोस्त भी हो। तो शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। मैंने तो बहुत संक्षिप्त में बताया हमारे श्रोताओं को, बट आप अपने जीवन और करियर में आपने ये संघर्ष कैसे लड़ा और कैसे आप आज जो हो वो कहाँ तक कैसे पहुंचे, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा रहे। मेरी जिंदगी तो शुरू हुई थी दिल्ली से। मेरा बचपन भी दिल्ली में कुछ वक्त तक रहा। फिर हम गुजरात आए, बड़ौदा। वहां मैं बीमार पड़ी और 1970 में 1970 में दिन भी आप याद है। हाँ, दिन भी याद है। 16 जून 1970, 16 जून को केदारनाथ का हादसा भी हुआ था। ये भी याद मुझे अच्छी तरह है, इसीलिए मुझे 16 जून बहुत अच्छी तरह याद रहता है। लेकिन हाँ, 1 महीने बाद जब उठी तो हाथ पैर आंख आवाज सब गायब। यहाँ शब्द हैं लेकिन यहाँ से कुछ आवाज नहीं। 15 साल लगे आवाज निकलते अच्छी तरह। वो भी आज भी अच्छी तरह 100% तो नहीं है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा हो गया है। आंख 1 साल में, पैर 1 साल में बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। चश्मा लगा है क्योंकि शायद ज्यादा काम करती हूँ कंप्यूटर पे, पढ़ती लिखती बहुत हूँ, इसलिए आंखें कमजोर हो गई। लेकिन हाँ, हाथ मेरा पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, वो आज भी नहीं हुआ है। और फिजियोथेरेपी मैं आज भी करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आज से बेहतर कल हूँ। तो बेहतरी तो जहन में है, यानी मेरे सोल में है अपने आप को बेहतर करना। तो स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा रहा था मेरा। स्कूल में कभी उस वक्त इंक्लूजन जैसी चीज नहीं थी, लेकिन स्कूल में कभी नहीं। आज तो बोलते तो हैं, करे ना करे लेकिन बोलते तो हैं, इंक्लूजन शब्द आता है। उस वक्त तो वो भी नहीं। तो बहुत कुछ मेरे प्रिंसिपल ने और मेरे टीचर्स ने मेरे बारे में, मेरी बीमारी के बारे में पढ़ा
और उस हिसाब से मुझे तैयार करा। 12 साल 10 साल सेकंड स्टैंडर्ड से मैं वापस गई। 10 साल से जो मेरी क्या कहूँ ग्रोथ स्कूल में हुई है, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे पंख दिए। मेरे माँ बाप ने तो दिए दिए, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे पंख दिए। Really, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि सपोर्ट सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग हो तो। नहीं तो बहुत था। आपके लिए बहुत इजी, और बहुत आसान था कि आप भी घर पे ही बैठे, जैसे बहुत लोग बैठते थे शायद। एक जो बढ़ावा देते हैं लोग आसपास के, नहीं कि तुम हाँ, कर पाओगे, वो बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो मैं बिल्कुल। उनको सलाम देती हूँ, आपके पेरेंट्स को और आपके सपोर्ट सिस्टम को, आपके टीचर्स को, जिन्होंने आपको आप जो है अभी अब उनको बनाया है। आप तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द सपोर्ट सिस्टम ऑफ शर्मिला। तो थैंक यू सुजा। नो, आई रियली मीन इट। फिर बहुत मुश्किल है, नहीं तो। रियली आई मीन ये मुझे आज एहसास होता है कि जो जो काम मेरे ऊपर हुआ है बचपन से, वो आज मुझे एक बड़े होने पे शायद 22-23 साल की उम्र में मुझे एहसास हुआ कि ये क्या क्या कुछ करा है लोगों ने मेरे लिए करेक्ट। और तो तब से एक मन में इच्छा थी कि मैं लोगों के लिए आगे कुछ करूं। पहले मैं अपने पैरों पे खड़े हूँ, उसके बाद मैं यही काम करूंगी। और वो मैंने अपने लिए एक गोल सेट करा था कि ये 50 साल की उम्र में मैं अपना करियर छोड़ के और सोशल इम्पैक्ट के काम में ही लगूंगी। लेकिन वो तो मैंने जल्दी ही शुरू कर दिया था। 23 साल तो आपने ऑलरेडी बता। करियर के साथ साथ ही कर दिया था। हाँ, करियर में मुश्किलें तो आई। पहली नौकरी मिलते मुझे 6 महीने लगे थे, कुछ 40 इंटरव्यू हुए थे। 1988 1988 मैंने MSc मैथ्स पूरा करा। उसके बाद मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू करी। मेरे बाप ने ये कह दिया कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हुई है, अब तुम जाओ दुनिया में बाहर, अपने आप नौकरी ढूंढो, अपने आप पैरों पे खड़े। हम हैं यहाँ, हम तुम्हारे पीछे हैं, गिरोगी तो संभाल लेंगे, लेकिन चलना तुम्हें है, ना तो तुम्हें ही है। हम नहीं चलाएंगे। पिछले एक तो एपिसोड में भी यही बात कर रहे थे। बच्चे को जो है रास्ते के लिए आप तैयार कीजिए, ना कि रास्ते को बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे 6 साल की उम्र से उन लोगों ने तैयार करा है। मैं साइकिल चलाती थी, मुझे याद है कि मैं गिरी थी एक बार, मैं रोती हुई घर आई तो पापा ने यही कहा कि ठीक है, गिरते हैं, लगती है, दुनिया मारेगी भी, चोट लगेगी, रो के क्या फायदा, उठो, धूल झाड़ो और और चलो। वापस चलो। करेक्ट। तो ये एक सीख मैंने 6 साल की उम्र से सीखी है। ये मैंने सुना है कि तो जब भी स्पेशल बच्चे होते हैं तो उनके पेरेंट्स जो यूनिवर्स चुनता है कि इस बच्चे को इस पेरेंट्स के पास होना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो हाँ क्षमता है, वो एबिलिटी है, हाँ वो आप बड़ा करें। तो मैं इसमें बहुत मानती बिल्कुल। हूँ। मैंने काफी पेरेंट्स को देखा और है जो मैं तो मैं अलग ही ही लेवल पे नहीं, होते हैं। वो जैसे बच्चों को उन लोग संभालते हैं, वो कोई अलग ही लेवल पे होता है, तुम्हारे वो नॉर्मल। वो अलग ही है। और मैं ही नहीं, मेरा सबसे छोटा भाई है, उसको पोलियो है, लेकिन वो एक बहुत आला काबिल डॉक्टर है आज। ओ। उससे हाँ, उसकी लोग ये मानते हैं। और वो एक पैथोलॉजिस्ट है, उनको पैथोलॉजिस्ट है, कैंसर डिटेक्ट करता है। तो अमेरिका में है, और आज की तारीख में सर्जन उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं बिफोर वो एक सर्जरी करें कि आपका अंदाजा क्या है। आप पेशेंट्स को कहते हैं कि आप मुकुल डॉक्टर डिवेटिया का सर्टिफिकेट ले आइए तो हम सर्जरी करें। तो वो शर्मिला, टेक्स्ट चलिए बुक्स थोड़ा लिखना है। ग्रेट, आपके भाई को भी मेरे तरफ से एक सलाम। तो आगे बढ़ते हैं। और जरूर। अगर आप आज 50 प्लस हो,
50 के ऊपर हो, तो आप पीछे मुड़ के अगर किसी 3 चीज को धन्यवाद कहना चाहोगे तो किसको होगा? 3 चीज। पहला तो जो सपोर्ट मुझे जनरली मिला हम लोग है। पूछते हैं कि सबसे ज्यादा 3 चीज क्या है जिसने हाँ, आपको इधर पहुंचाया है। सबसे सबसे ज्यादा सपोर्ट जो मुझे मिला है वो फैमिली का है। उससे ज्यादा तो शायद, और माँ बाप ही नहीं, मेरी बुआएं, मासियां, मामू मेरे बहुत सपोर्ट, स्कूल कॉलेज दूसरा, पर जो जो एजुकेशन और नॉलेज मुझे मिली है उसके कारण, जिसको कहते हैं अनपैरेलल्ड। Superb. So your first thing is और support system, family support. हाँ, these are the two things that वो दो चीज जो है जो मुझे खड़ा कर पाई। तीसरी चीज है जो मेरे अंदर, मुझ में एक सर्वाइवल, एक अच्छे जीने की चाह है, वो और जीतने की चाह, दोनों है। तो वो जो है उसके कारण मैं यहाँ हूँ। मैं बिल्कुल फाइनेंशियली मेरे ऊपर कोई लोन, कोई दबाव पैसे का, किसी चीज का नहीं है। मैं अपने बूते पे आज खड़ी हूँ। और एक और चीज है जो मैंने सीखी है कि अपने आप को एक दायरे में बंद नहीं करना है, यानी एक पिंजरे में अंदर बंद नहीं करना है अपने आप को, ना दिमाग पे, ना दिल से, और ना रूह से। तो मैंने कभी अपने आप को किसी चीज के नाकाबिल समझा नहीं है। मेरी सोच ही नहीं है, क्या कहूँ, मेरी डिक्शनरी में नहीं, गिव ऐसा अप शब्द ही जैसी नहीं। चीज है नहीं। करेक्ट। इट्स तो एन वो अमेजिंग, एक बहुत अमेजिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक है ये शर्मिला। बहुत, मैं आपको बहुत मानती हूँ उसके लिए। तो हाँ। मेरा हाथ टूटा था बम्बई में। मेरे मेरे हाथ में बहुत सारे पेन लगे हुए थे, दर्द भी था, लेकिन मैं 3 महीने बाद मैंने अपने कंपनी ज्वाइन करी। मुझे आज तक ऐसी कंपनी में मिली है कि जिसने सब सारा खर्चा उठाया। सिल्वर लाइन एक घर था। तो एट दिस पॉइंट शर्मिला, मुझे एक मिनट चाहिए कि मैं हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को यह बता दूं कि शर्मिला ने अपने पढ़ाई के बाद बहुत सारे कंपनीज मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में अप्लाई किया था। व्हाट इज द नंबर शर्मिला, कितने कंपनीज में अप्लाई किया था आपने? 40। 40 कंपनी में अप्लाई किया था। उसमें से एक हाँ, वो मैं आ रही हूँ। तो 40 कंपनी ने इनको नहीं लिया क्योंकि वो इनको समझते थे कि ये स्पेशल एबिलिटी वाली लड़की है, ये हमारे कंपनी में आके क्या ही काम करे। बट ऐसा एक कंपनी था, सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज, जिसमें मैं शर्मिला से मिली हूँ और हम लोग उधर कलीग्स रहे हैं। तो एक कंपनी जिन्होंने शर्मिला को देखा, उनके हुनर को पहचाना और उनको लिया, और उनको इतने अच्छे से सपोर्ट ने सारे काम में। एंड वो टाइम पे सॉफ्टवेयर उभर रहा था इंडिया में, 1999 और समथिंग, हाँ, 1998 ऑनवर्ड, तभी सॉफ्टवेयर बूम में था। एंड सिल्वर लाइन जो कंपनी था, इट वाज वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज इन सॉफ्टवेयर, जिन्होंने इनको यस। पहचान के इनकी हुनर देखी और अंदर लिया। तो उसमें ये 7 साल तक काम करते रहे और हर एंगल से इनको उसमें सपोर्ट मिला। तो अगर हमारे ऐसे कंपनी ओनर्स हैं आजकल, तो ऑफकोर्स सीन बहुत अलग है, काफी सपोर्टिव हो गए काफी लोग। बट फिर भी अगर आपको ऐसे कोई कैंडिडेट आते हैं, आप उनको फिजिकल एबिलिटीज उनका ये देख के उनको रिजेक्ट मत कीजिए प्लीज। ये मेरा सिंसियर अपील है। और कि आप उनके अंदर जाके देखिए कि उनमें एबिलिटीज कितनी है, और सिर्फ डिसेबिलिटीज पे आप ना देखें कि वो विकलांग है। तो ये मेरा एक अपील है हमारे सारे लिसनर्स। तो हाँ शर्मिला, यू कैन कंटिन्यू आपकी सिल्वर लाइन का जर्नी। सिल्वर लाइन वाज होम, वेदर इन थाने सीप, और ये तो कहीं भी हम लोग जब थाने शिफ्ट हुए कि कहीं और जा रहे हैं, कुछ और देखेंगे, कुछ और सीखेंगे। तो वो हिसाब मेरा अभी भी है। और जो तो फिर सिल्वर लाइन के बाद जो मैंने ज्वाइन करा था एसआर, ऐसा वहां मैं कहूंगी कि मैं मैंने जो ऊंची उड़ान भरी है वो एसआर ग्रुप में भरी है। वो रॉकेट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना। बहुत तो
मुझे लगता है फर्स्ट हाँ, स्टेज जो है बस वो सिल्वर बस लाइन का, वो वही है। सेकंड स्टेज जो है वो जो मेरी अनुराग का था। पहली कंपनी थी वो ORG सिस्टम्स थी। वो एक बहुत सबसे पहली कंपनी सॉफ्टवेयर के लिए जो विक्रम साराभाई ने सेटअप करी थी। तो इट वाज एन ऑनर टू बी देयर एंड टू ओह लर्न फ्रॉम दैट एंटायर सेटअप। ग्रेट। दूसरा सिल्वर लाइन और तीसरा SR ग्रुप। और फिर जब मैंने SR ग्रुप छोड़ा 2015 में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बुढ़े हो गए हैं, तो उन लोगों को मदद चाहिए, तो मैं वापस बड़ौदा आई और मैंने सोचा कि मैं रिटायर हो गई, मेरे पास खाने पीने, छत, कपड़ा का, ये कहो रोटी कपड़ा मकान सब था, पैसा भी था, काम नहीं था और मैं बगैर काम के मर जाती हूँ। उस वक्त एक मेरा SR का एक्स कलीग, मुझे तो ये याद है, 26 जनवरी 2017 में उसने फोन किया कि भाई मैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग चलाता हूँ और मेरे पास एक सेरेब्रल पॉलिसी का स्टूडेंट आया है और मुझे बात करनी है कि मैं उसको कैसे सिखाऊं, कैसे हैंडल करूं। आई मुझे कोई और याद नहीं आया, आप याद आई। तो मैं एक बार, दो बार, फिर रेगुलरली बात चलती रही। फिर उसने कहा कि आप मैम ये फोन कॉल नहीं करिए, आप कंपनी ज्वाइन करें, ये सब बड़ौदा में हो? यू विल बी एन एसेट। हाँ, सो देन आई मैं डायरेक्टर की तरह कंपनी में ज्वाइन हुई। आज मैं ब्रिंगल की को फाउंडर, CEO, जो भी कहो, और ब्रिंगल is $100 million company. So yes, 6 years. It's taken a lot of hard work. लेकिन आज वैल्यू मालूम पड़ती है ना कितना हिसाब रिंगल किसमें स्पेशलाइज डाला है। करते हैं शर्मिला? एटेक एटेक कंपनी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ओके, तो वो भी टेक्नोलॉजी स्पेस में। एंड मोस्ट जो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो पढ़ाई करनी है, जो ग्रोथ करनी है, वो हम सिखाते हैं। अच्छा, तो वो सबको सिखाते हैं कि हाँ, स्पेशल चिल्ड्रन को सिखाते हैं? नहीं, सबको सिखाते हैं। अच्छा, स्पेशल चिल्ड्रन अलग नहीं है। हाँ करेक्ट। अगर अगर अ, ए- अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी आता है तो दे आर वेलकम, बट आई डोंट डिस्क्रिमिनेट। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। सबको एक एक पाथ मिलता है। इट्स अ ट्रू आप इक्वल कितनी अपॉर्चुनिटी कंपनी। आप कितनी जल्दी भाग सकते हैं, एक आप कितनी जल्दी सीख सकते हैं। करेक्ट। देखो, भाग के थक जाएंगे, आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, वो एक अलग बात है। वो एक जो छलांग है ना, सीख के वो छलांग लगाना, उसके लिए डिसेबिलिटी कहाँ बीच में आती है। मैंने तो बताया कभी है नहीं ये सोचा कि मेरी डिसेबिलिटी है, हाय मैं क्या करूंगी। अरे मैं तो साइकिल चलाती हूँ, स्विमिंग करती हूँ, मोटरसाइकिल चलाती हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बोलते हैं ना कि कोई कोई एक बीकन ऑफ लाइट होते हैं या एक लाइट हाउस होता है। शर्मिला इज अ लाइट हाउस इन हरसेल्फ। आप इतने सारे लोगों को रोशनी दे सकते हो आसपास। हाँ, नहीं, मैंने एक NGO शुरू करा था, वरदान। वरदान। और उसमें मैंने एक इनिशिएटिव है, सोने चिड़िया को जगाओ। जो हमारा देश सोने की चिड़िया था, मैं करेक्ट। चाहती हूँ कि मैं फिर से वो सोने की चिड़िया को जगाऊं। तो
घर घर एरियल हो, तो वो किताब लिखी है। ये कंसेप्ट है, देश के लिए काम कर रही हूँ मैं, और कुछ कर ही नहीं रही आज। और कुछ बहुत कुछ आप कर रहे हो शर्मिला। मुझे एक पूछना था आपसे कि हाँ आपके इस कॉर्पोरेट लाइफ के करियर में और बाकी के जिंदगी में मैं मानती हूँ कि आपको बहुत लोगों ने आपको साथ दिया, आपका है, बट ऐसे भी होता था कि लोगों ने आपको दूर किया या किसी में आपको इंक्लूड नहीं किया, तो आपने उस सिचुएशन को या उसको आपने कैसे डील किया उसके साथ? हाँ किया है। ऐसा होता नहीं है कि सब लोग समझदार हैं, बहुत लोग बेवकूफ होते हैं, वो उनका लॉस। आई डोंट, मैं उसको पर्सनली नहीं लेती। हम्म। मेरे दोस्त हैं बचपन के, दिल्ली से आज तक, और मैं और नए दोस्त बनाती जाती हूँ। मुंबई में तो मेरा ऐसा सिचुएशन है कि मैं पहुंचूं तो मैं कहाँ जाऊं, प्रॉब्लम हो जाती है। एक मेरा डांस ग्रुप है, ओह। हम लोग हम लोग हाँ डिस्को जाते थे फ्राइडे सैटरडे या पार्टी वाला ग्रुप था, जहाँ फिर हम पार्टियां ही करते थे। एक नया शॉपिंग का ग्रुप था, ये जो हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के विंडो ग्रुप आपके शॉपिंग, पास। हाँ हाँ सब अलग अलग। और एक था कि जहाँ मैं काम करती थी, वहाँ जो एक दोस्ती का हिसाब था, वो बॉन्डिंग आज भी है, तुम्हारे साथ है। और जो सिल्वर लाइन का ग्रुप है उसके साथ तो है ही पूरा। लेकिन जहाँ जहाँ जिस जिस कंपनियों में काम किया, वहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है, हर जगह है। आई थिंक हर एक एरिया ऑफ लाइफ में अपने को साथ देने के लिए अलग अलग लोग तो मिल ही जाते हैं, पर उसको पालना बहुत मुश्किल है। अ, जो लोग नहीं ये सोचते हैं, ठीक है। मैं तो ये सोचती हूँ कि आज के तारीख में 2000 जैसे मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त, जो जिन्होंने मुझे देखा है बचपन से, 2000 होंगे। कुछ 10,000 जैसे मेरे करियर में लोगों ने मुझे देखा है। और जो मैं पढ़ाई के मामले में मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 4-5 साल, हाँ अपनी जॉब के साथ साथ, हफ्ते में एक दिन 15-20 हजार लोगों को तो मालूम है कि डिसेबिलिटी इज नॉट इन। अगर ऐसे कुछ 5-6 हजार लोग हो मेरे सर्कल में जो सोचते हैं कि ये क्या करेगी, तो क्यों सोचना। मैं उतना एफर्ट नहीं लगाती, मुझे बुरा नहीं लगता है। शर्मिला ने 2000 से राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2006 को बहुत बढ़ावा दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट 2020, और उन्होंने काफी सारे एमएसएमई और कंट्री में जो चाहिए, भारत में जो चाहिए इंक्लूजन के लिए या समावेश के लिए, उसके लिए काफी काम किया है। नेशनल ट्रस्ट में डायरेक्टर का रोल भी निभाया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में 6 साल तक अपना कंट्रीब्यूशन, अपना जो ज्ञान है उनसे भी बांटा है। और अभी मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन 2001 से 16 में उन्होंने वो भी रोल किया है। और एक नया इनिशिएटिव भी लिया है, उसका नाम है लाखी बाग, जिसमें वो 1 लाख बच्चे और यूथ जो होते हैं, युवा, उनको कुछ इंक्लूजन में ऐड करने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव भी लिया है। तो आप देख सकते हैं कि शर्मिला ने बहुत कुछ किया है जो अपने कंट्रोल में है, पावर में है, कि भारत को एंड द वर्ल्ड को एज सच कैसे सेंसिटिव हम लोग कैसे ध्यान दे कि हमारे आसपास के लोग, अगर उनमें कुछ कम एबिलिटी हम समझते हैं, अगर कम है, तो सबको इंक्लूड करने के लिए शर्मिला जी ने काफी कुछ किया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आगे भी वो करने वाले। तो हमने अभी बहुत सारी बातें की हैं शर्मिला से। शर्मिला दिवाचिया, कैन आई एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट? दिवेटिया। दिवेटिया। थैंक यू। शर्मिला दिवेटिया से, जिन्होंने इंक्लूजन डिसेबिलिटीज के बारे में हमें थोड़ा बताया। और बहुत महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि
बात यह है कि उन्होंने इससे कैसे जूझ कर वो कैसे ऊपर आए। इस बात पर मुझे एक छोटा सा स्टोरी याद आ रहा है जो शायद आपने भी सुना होगा। बट एक मालिक था जिसको उसके बूढ़े गधे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो गधा बूढ़ा हो गया था। तो वो एक दिन उसको लेके जाके एक कुएं में डाल देता है नीचे। तो वो गधा तो रोने लगता है कि मेरे मालिक ने मुझे छोड़ दिया इधर, मैं क्या करूं। तो मालिक बोलता है अभी तो बिल्कुल आवाज नहीं कर। तो उसके ऊपर मिट्टी डालता है। तो जैसे जैसे मिट्टी डालता है वो गधा क्या करता है, वो मिट्टी पे चढ़ चढ़ कर ऊपर आ जाता है। तो ये जो मुश्किलें होती हैं हमारी जिंदगी में, वो भी इस मिट्टी जैसे ही होती है कि ऊपर वाला डालता होता है कि चल अब मैं देखता हूँ तुम क्या करोगे, और हमें उसके ऊपर उठ के उनको बताना है कि अब मैंने ये हासिल किया है। फिर वो थोड़ा मिट्टी डालेगा, फिर हम ऊपर आते हैं। तो आई थिंक शर्मिला, आई हैव लर्नड, ये आपसे मैंने बहुत अच्छी से सीख लिया है पहले भी और आज भी। ये बातें करते हुए मुझे ये एग्जाम्पल बहुत मैंने अच्छा लग रहा है। मैंने जो पत्थर मिट्टी भी नहीं कहूंगी, पत्थर जो जमा करे हैं मुझसे एक बड़ा अच्छा घर बना दिया है। डैम बना दिया आपने तो। हाँ। तो लेट्स लुक इनटू दूसरे साइड ऑफ शर्मिला, बिकॉज मैं जानती हूँ कि वो बहुत जिंदगी को बहुत अच्छे से जीती है और जो अपने को पसंद है सारा कुछ करती है। तो शर्मिला, आर यू रेडी रैपिड फायर के लिए? बिल्कुल। ग्रेट। अगर आपको रियल लाइफ हीरो से मिलने का कोई मौका मिले, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या कोई जिंदगी में जिसने बहुत काम किया है, एक्चुअल हीरोज, तो आप किससे मिलना चाहेंगे? मेरे रियल लाइफ हीरो और मेरे चार, हाँ, मेरे माँ बाप हैं, तो मैं तो उनके साथ रहती हूँ और रोज यही मंगाती हूँ कि ये कहीं नहीं जाए। वाह। ग्रेट। हाँ, रियल लाइफ हीरो है अनिल कपूर। अरे वाह, स्टिल गोइंग स्ट्रांग। हाँ, अभी उन्होंने एक नया वेरी। वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने वो हाई एल्टीट्यूड पे हाउ यू रन, उसका उन्होंने एक वीडियो डाला यस। है। दिस एज अमेजिंग। Age has nothing to do with it. I agree with that. या। I am an entrepreneur. I started becoming an entrepreneur at the age of 53. So it's okay. ठीक है। ग्रेट। आप समोसा या चाट पसंद करते? तीसरा ऑप्शन नहीं है। हाय राम मेरे, चाट। मैं चाट। जैसे तीसरा होता तो कबाब खा लेती। वेकेशन आप समुद्र के पास प्रेफर करते हैं या पहाड़ियों? दोनों। पर मेरे जिंदगी में वैकेशन जैसी चीज नहीं है। ओह। हाँ, बचपन में जिसको कहते हैं ना कैमोफ्लेज, वो वेकेशन, समर वेकेशन जाएंगे, बम्बई जाएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, बम्बई जाएंगे। बम्बई में जाए थेरेपी। वो आपका ओके। वेकेशन। हाँ, तो किसी दिन वेकेशन यही चीज नहीं थी, जिंदगी में वेकेशन जैसे हिसाब नहीं था। अब जाए मैं पिछले साल 15 दिन कश्मीर घूमी अच्छी तरह, माँ बाप को ले। हाँ। हाँ, तो वो वेकेशन था। हाँ, हिल। किंडल में बुक पढ़ना पसंद करते हैं या हार्ड कॉपी? प्रेफरेबली हार्ड कॉ एक हार्ड कॉपी। लेकिन किंडल तो है मेरे पास, और किंडल में एक अच्छा हिसाब ये है कि 1500 बुक एक साथ मेरे पास रहती हैं। वैसे मेरे पास एक पूरी हार्ड डिस्क है किताबों से भरी हुई। तो किंडल में हर 3 महीने नई किताबें पहुंच जाती हैं, रिफ्रेश। किंडल भी रिफ्रेश होता है। आई थिंक काफी कन्वीनियंट भी है, किताबों का काफी बहुत से शौक है। उसका ज्यादा असर नहीं होता, तो काफी कन्वीनियंट। आखिरी सवाल, अगर आपके पास ऐसा कोई शक्ति हो कि आप एक आधुनिक यंत्र बना सके, तो आप क्या इन्वेंट करना चाहोगे? मैं दुनिया से शायद बी, बीमारी खत्म करना चाहूँ, क्योंकि बीमारी से डिसेबिलिटी कभी कभी आ जाती है, जो एक इंसान को कहीं ना कहीं हैरान तो करती है। अब मेरे जैसे बेशरम लोग हों कि उसको भी बाजू रख के और
काम करते रहे, बहुत कम होते हैं। साहसी नहीं बेटे। है। मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि हाय एक हाथ नहीं चल रहा है, हाय स्पीच का इशू है। मुझे जो ठीक लगा मैंने करा, मैं आगे बढ़ती गई, क्योंकि मेरे मेरे काम में ये अड़चन नहीं आनी चाहिए, ये मैंने सोच लिया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि उस बेशर्मी से काम करते हैं। आज भी ये मेरा हाथ बहुत दर्द करता है, खासकर जब बारिश होती है या ठंड होती है। लेकिन अ, उसके लिए मैं फिजियोथेरेपी करती हूँ, किसी न किसी तरह से उसको हटा देती हूँ। शुक्रिया शर्मिला। और रैपिड फायर में मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आपका जो इन्वेंशन है वो जल्दी आ जाए। बट हमारा मेडिकल साइंस तो इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि मुझे काफी उम्मीद है कि अगर डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो फिर भी उसको जूझने के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो अभी काफी तरह से आ रहे हैं दुनिया में। जूझना पड़ता है यहाँ। हाँ, ये स्ट्रेंथन हो, ये अगर सही है फिर जूझ जैसी चीज नहीं, हाँ, फिर अपने आप सब हो गया। करेक्ट। तो आखिरी का एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। सोसाइटी को ऐसा आपने तो बहुत काम किया है अलग अलग स्तरों में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो अगर आम आदमी को आप कुछ कहना चाहेंगी तो वो क्या हो कि हमारा पहली समाज है चीज, स्पेशली, हाँ, खास आज खास तक हम कर, लोग किसी को देखते हैं स्पेशल चाइल्ड को या स्पेशल पर्सन को और उसको अलग से हम लोग ट्रीट करते हैं। इंक्लूजन हम लोग आजकल सुन रहे हैं, बट बहुत बार ऐसे बच्चों को अलग से देखा जाता है। को तो ये कहूंगी, हर जना अलग होता है। कुछ लोग अलग दिखते हैं, होते नहीं। लेकिन हाँ, सब लोगों का एक नेचर अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, सबकी एबिलिटी भी अलग होती है। तो किसी को डिसेबिलिटी दिखती है नहीं दिखती है ये आप कह नहीं सकते। आप अगर मेंटली डिप्रेस्ड हैं, बीमार हैं, वो भी एक डिसेबिलिटी है, वो दिखती नहीं है। दिखती नहीं है। एक फिजिकल डिसेबिलिटी दिखती है, तो उसको अलग क्यों मानना। और सब अलग हैं, साथ रहे चलिए, सबका साथ सबका विकास होता है। का साथ। और दूसरी मुझे इस चीज, पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि मेंटल डिसेबिलिटी जो है वो बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए। हाँ, उसको है आ, वायलेंस हमारा जहाँ पर एटीट्यूड, होता है, हमारा एटीट्यूड, वायलेंस, एटीट्यूड बहुत खतरनाक है। मोस्ट ऑफ द वायलेंट पीपल आप देखो तो उनको एक मेंटल डिसेबिलिटी है जिसको बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत मुश्किल है उससे आपको मिलना। दूसरी चीज ये है कि आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए, आप अपनी क्षमता बढ़ाइए, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, वो दोनों। वो हर वक्त एक लर्निंग एटीट्यूड, एक सीखने का एटीट्यूड रखना चाहिए। हर चीज से, हर सर्कमस्टेंस से आप सीखिए कि ये ये हमें क्या सिखा के। और एक चीज ये भी है कि मैं सोचती हूँ कि पैटर्न को क्या कहेंगे, नक्शा, नक्शा बदलना हो तो उसको दुनिया को तोड़ना पड़ता है। तो एक पैटर्न बदलना हो तो उसको तोड़ना पड़ता है। और मेरे हाथ में तो बहुत बड़ी लकड़ी है, तोड़ने के लिए हथौड़ा है, मैं तो तोड़ देती हूँ। फिर वो जो एक जिक्सॉ पजल आता है उसको नई तरह से आप बनाइए, नई दुनिया इजाद करके अपने लिए भी और एक लिए। शर्मिला जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। दिल से मैं आभारी हूँ आपकी इस शो में आने के लिए। और बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं जो हम हमारे सारे की जिंदगी में बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट उसको हम सेंसिटाइज बोलते हैं इंग्लिश में कि वी आर सेंसिटाइज्ड दैट ये सिचुएशन है हमारे आसपास और हमें उसको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो थैंक यू सो मच शर्मिला, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। मोस्ट वेलकम।
तो दोस्तों, ये था हमारा आज का श्रृंखला शर्मिला के साथ, जिन्होंने डिसेबिलिटीज, दिव्यांग होना और इंक्लूजन कैसे होना चाहिए इसके बारे में हमें काफी कुछ बताया है। तो आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। टीजीवी हिंदी के अलावा इंग्लिश और तेलुगु में भी ब्रॉडकास्ट होता है, जो सारे मेन पॉडकास्ट हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और जितने भी पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स है उसमें उपलब्ध है, और यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आया तो अपने 3 करीबी के लोगों से शेयर कीजिए कि टीजीवी नामक एक चैनल है, उस पे आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शायद इससे उन्हें भी कुछ फायदा हो या कोई खास टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। धन्यवाद। तो आज का ट्रिविया या सर्वसाधारण ज्ञान डिसेबिलिटीज या दिव्यांग और इंक्लूजन के बारे में ही है। 2014 में भारत सरकार ने विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द में बदल दिया है। तो अभी भारत में विकलांग जो है ये इस्तेमाल नहीं होता है, उनको दिव्यांग बोलते हैं, क्योंकि वो डिवाइन होते हैं, डिवाइन बॉडी पीपल होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा विजुअली चैलेंज जो देख नहीं सकते ऐसे लोग भारत में ही हैं। तो अगर आपके आसपास आप किसी को ऐसे आप मिलते हो जो देख नहीं पाए, तो आप उनकी सहायता कोई ना कोई फॉर्म में जरूर कर सकते। सबसे ज्यादा दिव्यांग लोग 10 से 19 साल की उम्र में ही होते हैं पूरी दुनिया में, जब भी उनका मोस्ट प्राइम एज होता है, वो उनके डिसेबिलिटीज में वो रहते हैं ये उम्र में। भारत में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्पेशल एबिलिटीज या दिव्यांग लोग हैं, 8 करोड़ से भी ज्यादा। तो हम बहुत सारे दिव्यांग बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते, ये आप जानते ही होंगे, क्योंकि साथ वाले बच्चे उनको चिढ़ाते हैं। दिव्यांग ही नहीं, अगर कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई काला हो, तो बच्चे उनको चिढ़ाते हैं। तो स्पेशली अगर वो दिव्यांग हो या स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हो तो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। तो अभी स्पेशल स्कूल्स धीरे धीरे आ रहे हैं और प्रसिद्ध हो रहे हैं, जिसमें ऐसे बच्चे जाके पढ़ते हैं, और उनका सिलेबस भी जो है वो नॉर्मल सिलेबस होता है, जिसको उनके लिए केटर किया जाता है कि यही चीज नॉर्मल बच्चे भी पढ़े और ये भी बच्चे पढ़े, पर उनका जो पढ़ाने का माध्यम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप, मेरे से ये विनती है कि अगर आप कोई दिव्यांग या स्पेशल एबिलिटीज वाले सर्विसेज अगर आपको मिलते हैं, जैसे कि आप लोग आजकल सुनते हैं कि ये रेस्टोरेंट में स्पेशल एबल्ड स्टाफ है, या कोई पेट्रोल बंक में जो काम कर रहे हैं वो सारे स्पेशली एबल्ड है, तो आप उनको जरूर अपनी बिजनेस दे, और हमदर्दी बिल्कुल ना दे, बल्कि आपके उत्साह के साथ उनसे बात करें और उनको प्रोत्साहित कीजिए। हमदर्दी किसी को नहीं चाहिए दुनिया में, तो हमदर्दी आप ना बांटे तो अच्छा है, बस उनको प्रोत्साहित कीजिए। और द बेस्ट वे ऑफ उनको एनकरेज करना है कि आप उनको ज्यादा बिजनेस दें। इस दुनिया को इंक्लूसिव बनाने का जिम्मा मेरे में, आप में, सब में। तो चलिए, टीजीवी के माध्यम से आज हम इंक्लूजन के बारे में हमने काफी अच्छी बातचीत की है, और यहीं पर हमारा ये श्रृंखला समाप्त होता है। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया या सजेशंस हो, या आप किसी को इस मंच पे लाना चाहते हैं जिसको हम इंटरव्यू करें, तो आप जरूर हमें ईमेल कीजिए tgvhindi@gmail.com पर। मैं हूं आपकी मेजबान सुचरिता करी। यही उम्मीद है कि हमारी इस कोशिश से आपकी जिंदगी में कुछ तो जरूर फर्क पड़े और कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए।